नमस्कार दोस्तों। कभी कभी एक छोटी सी मेडिकल खबर पूरी दुनिया को एक पुराने डर की याद दिला देती है। एक क्रूज शिप समुद्र के बीच फंसा हुआ, एक एक करके बीमार पड़ते लोग, अचानक होने वाली मौतें, और फिर सामने आता है एक ऐसा वायरस जिसके बारे में दुनिया दशकों से जानती है, लेकिन आज तक उसके पास ना कोई पक्का इलाज है और ना ही कोई अप्रूव्ड वैक्सीन। आज हम बात करेंगे हंटा वायरस की, लेकिन सिर्फ एक वायरस की नहीं बल्कि उस सिस्टम की, उस ग्लोबल वॉल्यूंटेरिबिलिटी की जो हमें बार बार याद दिलाती है कि आधुनिक दुनिया जितनी कनेक्टेड हुई है उतनी ही फ्रेजाइल भी हो चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह अगली महामारी बन सकता है या फिर एक सिर्फ आइसोलेटेड आउटब्रेक? आइए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। आखिर हुआ क्या? 1 अप्रैल 2026 अर्जेंटीना के दक्षिणी शहर उस हुया से एक लग्जरी क्रूज शिप रवाना होता है। इस जहाज पर लगभग 150 यात्री थे, 23 देशों से आए हुए लोग। यात्रा का उद्देश्य था अंटार्कटिका और साउथ अटलांटिक के रिमोट आइसलैंड की एक्सप्लोरेशन। शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी, लोग एंजॉय कर रहे थे, सोशल गैदरिंग हो रही थी, पार्टीज चल रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर धीरे धीरे मेडिकल क्राइसिस में बदलने वाला है। करीब 5 दिन बाद एक 70 साल के डच पैसेंजर को तेज बुखार, सिरदर्द और हल्का डायरिया शुरू हुआ। पहले इसे सामान्य इन्फेक्शन समझा गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी सांसें लेने में दिक्कत बढ़ने लगी। 11 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा डर बन जाती है, क्योंकि जहाज पर मौजूद किसी व्यक्ति को नहीं पता था कि मौत की वजह क्या है। हंटा वायरस है क्या? हंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। वैज्ञानिक लगभग 70 साल से इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद यह आज भी मेडिकल साइंस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। असल में हंटा वायरस एक वायरस नहीं बल्कि वायरसेस की पूरी फैमिली है। यह मुख्य रूप से रोडेंट्स यानी चूहों में पाया जाता है। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ रैट्स डिफरेंट हंटा वायरसेस कैरी करते हैं। इंसानों में यह 2 बड़ी बीमारी पैदा करता है। पहली हीमोरैगिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम यानी HFRS। यह मुख्यतः एशिया और यूरोप में देखा जाता है। इसमें किडनी फेल होने लगती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरी बीमारी है हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS। यह नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ज्यादा मिलता है और यही सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता है। इस बीमारी में लंग्स में फ्लूइड भरने लगता है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है और कई मामलों में मौत सफोकेशन से होती है। मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर कुछ आउटब्रेक्स में 40 से 50% तक देखी गई। अब यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। कोविड की तरह यह वायरस आमतौर पर हवा में तेजी से नहीं फैलता। यह अधिकतर इन्फेक्टेड रोडेंट्स के यूरिन, सलाइवा या ड्रॉपिंग के कॉन्ट्रैक्ट से फैलता है, यानी बंद जगहों, वेयर हाउस, पुराने कमरे, स्टोरेज एरियाज, ये कभी हाई रिस्क इन्वायरमेंट बन जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिस्ट्री, जब दुनिया पहली बार डरी, 1950 में कोरियन वार चल रहा था। हजारों अमेरिकन सोल्जर अचानक एक मिस्टीरियस बीमारी से बीमार पड़ने लगे। तेज बुखार, वोमिटिंग, किडनी फेलियर। उस समय डॉक्टर समझ ही नहीं पाए कि यह डिजीज क्या है। करीब 30 साल बाद साउथ कोरियन साइंटिस्ट हु वांग ली ने आइडेंटिफाई किया कि इसका कारण रैट्स में पाया जाने वाला वायरस था। इसलिए इसका नाम रखा गया हंटा वायरस, कोरियन की हंटन रिवर के नाम पर। लेकिन आधुनिक इतिहास में सबसे ड्रामेटिक आउटब्रेक आया 1993 में। अमेरिका के साउथ वेस्टर्न रीजन में नवाजो नेशन के कई युवा और हेल्दी लोग अचानक मरने लगे। पहले फ्लू जैसे सिंड्रोम, फिर लंग्स में फ्लूइड और फिर रैपिड डेथ। शुरुआत में मोर्टेलिटी रेट लगभग 75% तक पहुंच गया था। साइंटिस्ट कंफ्यूज थे। तब नवाजो ट्रिबल एल्डर ने एक बेहद महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन बताया। उन्होंने कहा कि हैवी रेनफॉल के बाद रैट पॉल्यूशन तेजी से बढ़ती है
और उसी के साथ डिजीज आउटब्रेक भी बढ़ते हैं। बाद में इन्वेस्टिगेशन में यह सही साबित हुआ। 1991-92 के बड़े याई नियो इवेंट ने ज्यादा बारिश कराई, फूड सप्लाई बढ़ी और रैट्स बढ़े और वायरस आउटब्रेक तेजी से हो गया। यानी क्लाइमेट पैटर्न्स अभी भी इनडायरेक्टली डिजीज स्प्रेड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और यही पॉइंट आज फिर चर्चा में है। करंट सिचुएशन के बारे में जानते हैं तो 2026 के क्रूज आउटब्रेक में क्या हुआ। अब वापस आते हैं 2026 के क्रूज शिप पर। डेथ डच पैसेंजर की वाइफ जब साउथ अफ्रीका पहुंची तो एयरपोर्ट पर ही कोलैप्स कर गई। अगले दिन उनकी भी मौत हो गई। फिर जहाज पर और लोग बीमार पड़ने लगे। एक जर्मन पैसेंजर की मौत हो गई। WHO को 2 मई को सिचुएशन की जानकारी दी गई। टेस्टिंग हुई और डायग्नोसिस आया हंटा वायरस। लेकिन कौन सा स्ट्रेन, यही कहानी सबसे क्रूशियल हिस्सा सामने आया दोस्तों। इन्वेस्टिगेटर्स को शक हुआ कि यह एंडेस वायरस स्ट्रेन हो सकता है। एंडेस स्ट्रेन हंटा वायरस फैमिली का एक रेयर वेरिएंट है जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन डॉक्यूमेंटेड है, यानी इंसान से इंसान में फैलने की संभावना। हालांकि यह कोविड जैसा एयरबोर्न ट्रांसमिशन नहीं करता। इसके लिए क्लोज प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्ट जरूरी माना जाता है, जैसे सेम रूम में लंबे समय तक रहना, बॉडीली फ्लूइड एक्सप्लोर करना या केयर गिविंग। अब यहाँ एक डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी सामने आती है। जानकारी के मुताबिक यह डच कपल अर्जेंटीना में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था जहां लैंडफिल एरिया में रैट्स की भारी मौजूदगी थी। संभव है कि वही इनिशियल एक्सपोजर हुआ हो, लेकिन असली समस्या बनी क्रूज शिप का एनवायरनमेंट। बंद जगह, लगातार सोशल इंटरेक्शन, लिमिटेड आइसोलेशन, यानी आउटब्रेक एम्प्लीफिकेशन के लिए आइडियल कंडीशन। कई देशों में शिप को डॉक की अनुमति से मना कर दिया। आखिर स्पेन ने कैनरी आइसलैंड में डॉकिंग की अनुमति दी। 10 मई तक कंफर्म केसेस आ चुके और मल्टीपल पैसेंजर हॉस्पिटलाइज थे। क्या दुनिया फिर वही गलती दोहरा रही है? अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, सवाल सिर्फ वायरस का नहीं है। सवाल यह है कि क्या ग्लोबल पब्लिक हेल्थ सिस्टम अभी भी रिएक्टिव मोड में ही काम कर रहे हैं। कोविड के बाद दुनिया ने कहा था कि सर्विलांस मौजूद होना, प्रिपेयर्डनेस बढ़ेगी और रैपिड रिस्पांस सिस्टम बनेंगे। लेकिन रियलिटी यह है कि जूनोटिक डिजीज यानी एनिमल से इंसानों में आने वाली डिजीज लगातार बढ़ रही हैं और इसके पीछे कई कारण हैं। क्लाइमेट चेंज, जब रेनफॉल पैटर्न्स बदलते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, इकोनॉमी सिस्टम डिस्टर्ब होते हैं, तो रोडेंट्स पॉपुलेशन भी बदलती है और यही आउटब्रेक का रिस्क बढ़ता है। ह्यूमन इंक्रोचमेंट, जंगलों, वाइल्ड लाइफ जोन्स और रिमोट इकोसिस्टम में ह्यूमन एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। टूरिज्म इंडस्ट्री भी अब एक्सट्रीम लोकेशन तक पहुंच चुकी है। अंटार्कटिका क्रूजेस, वाइल्ड लाइफ एक्सपेडिशन और इको टूरिज्म। लेकिन सवाल यह है कि हेल्थ प्रिपेयर्डनेस उसी स्पीड से बढ़ी। ग्लोबल मोबिलिटी, आज एक इन्फेक्टेड व्यक्ति कुछ घंटों में कॉन्टिनेंट्स क्रॉस कर सकता है, यानी लोकल आउटब्रेक इंटरनेशनल कंसर्न बनने में ज्यादा समय लेता है। और क्रूज शिप खास तौर पर नेराबल इन्वायरमेंट माने जाते हैं क्योंकि वहां आइसोलेशन लिमिटेड होता है, वेंटिलेशन शेयर्ड होती है और कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क बहुत डेंस होते हैं। लेकिन क्या यह अगली पेंडेमिक बन सकता है? सबसे बड़ा सवाल। लेकिन फिलहाल एक्सपर्ट कंपैरेटिवली लो रिस्क की बात कर रहे हैं। इसके 2 बड़े कारण, पहला ट्रांसमिशन विंडो बहुत छोटा माना जाता है, दूसरा यह वायरस आसानी से हवा में नहीं फैलता, यानी कोविड जैसी एक्सप्लोजिव स्प्रेड प्रोबेबिलिटी फिलहाल कम दिखाई देती है। लेकिन यह इंपॉर्टेंट कॉशन भी है, लो प्रोबेबिलिटी जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं होती। वायरसेस इवॉल्व करते हैं, म्यूटेशन होते हैं और पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर अक्सर आउटब्रेक के बाद जागते हैं। इसलिए साइंटिस्ट इस आउटब्रेक को एक वार्निंग सिग्नल की तरह देख रहे हैं।
पब्लिक रिएक्शन, डर सिर्फ बीमारी का नहीं, सोशल मीडिया इस घटना को लेकर भारी चर्चा में। कुछ लोगों ने इसे नेक्स्ट कोविड कहना शुरू कर दिया, कुछ ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलानी शुरू कर दी, लेकिन दूसरी तरफ हेल्थ एक्सपर्ट लगातार यह कह रहे हैं कि पैनिक नहीं, अवेयरनेस जरूरी है। असल इम्पैक्ट उन लोगों पर होता है जो ग्राउंड लेवल पर वल्नरेबल हैं, वेयर हाउस वर्कर, सैनिटेशन स्टाफ, रूरल कम्युनिटीज, ऐसे जो रिडोंट्स के संपर्क में ज्यादा आते हैं। भारत में भी पहले हंटा वायरस एंटीबॉडीज के एविडेंस मिल चुके हैं, खासकर उन कम्युनिटीज में जो रैट्स के आसपास काम करती हैं। यानी यह डिजीज पूरी तरह डिस्टेंट थ्रीट नहीं है। फ्यूचर इम्प्लीकेशन, आगे क्या? आने वाले समय में जूनोटिक डिजीज शायद और बढ़े, क्योंकि क्लाइमेट इंस्टेबिलिटी, अर्बन एक्सपेंशन, ग्लोबल ट्रैवल, ये सभी फैक्टर लगातार इंटेंसिटी हो रही है। और यही पब्लिक हेल्थ पॉलिसी का असली टेस्ट शुरू होता है। क्या गवर्नमेंट सर्विलांस सिस्टम मजबूत करेगी? क्या रिमोट आउटब्रेक को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाएगा? क्या वैक्सीन रिसर्च में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, या फिर दुनिया अगली बड़ी हेल्थ इमरजेंसी का इंतजार करेगी? कंक्लूजन, सबसे बड़ा सबक क्या है? कभी कभी खबरें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती, बल्कि सिविलाइजेशन की वल्नरेबिलिटीज का आईना भी दिखाती हैं। हंटा वायरस आउटब्रेक शायद ग्लोबल पैंडेमिक ना बने, लेकिन इसने एक बार फिर याद दिलाया कि मॉडर्न वर्ल्ड जितनी एडवांस दिखती है उतनी इनविजिबल नहीं है। एक छोटा सा वायरस, एक आइसोलेटेड रोडेंट पॉपुलेशन, एक क्रूज शिप, और पूरी दुनिया अलर्ट मोड में चली जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि यह आउटब्रेक कब कहां खत्म होगा, सवाल यह है कि दुनिया इस बार सीखेगी या फिर अगली क्राइसिस आने तक सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना और अपना फैमिली ख्याल रखिए।